ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखो अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो आपका एयर गैप है वो स्टेटर रोटर के बीच में जो भी एयर प्रेजेंट होगी दैट विल बी योर एयर गैप। और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अपन पढ़ ही चुके हैं कि P5/πd आपकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होती है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग आपकी IZ मतलब अगर डीसी मशीन है तो IZ हो जाएगा, मतलब आपकी पर यूनिट पर कंडक्टर के अंदर आपकी करंट कितनी है। और अगर आप इंडक्शन मशीन की बात कर रहे हो तो दैट विल बी फेज करंट, तो I फेज Z/πd ये आपकी क्या होगी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी। अब अपने को ये देखना है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग ये एक आपका मैग्नेटिक पैरामीटर है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग ये एक आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग मतलब बी एवरेज की अपन बात करें या एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी का मतलब अपन बात कर रहे हैं आई फेज इंटू जेड, मतलब बेसिकली अपन करंट की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है वो बेसिकली आपकी जो करंट है उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि आपकी फेज करंट है वो आपकी क्या होगी। तो देखो कोई भी जो मशीन है उसके अंदर जो बी एवरेज है मतलब फ्लक्स डेंसिटी है उसका क्या इंपैक्ट होगा। जैसे मैंने कल बताया था कि एयर गैप कोई मनमर्जी नहीं है कि अपने कोई भी डिसाइड कर लिया कि भाई 1 mm का होना चाहिए, 2 mm का होना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पैरामीटर को पे तो ये इसका एडवांटेज होगा, इस पे ऊपर आपका डिसएडवांटेज होगा। पहली चीज़ तो ये। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक डेंसिटी उसको भी ऐसा नहीं है कि मनमर्जी अपने कुछ भी कर दिया है कि अपने 5000 में आपको एम्पियर कंडक्टर सब स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बता देता हूँ और मैंने मान लिया कि 2 वेबर/मीटर स्क्वायर आपकी एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी है। ये नहीं हो सकता। उसके कुछ फैक्टर्स हैं कि उन स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को अगर आप चेंज करोगे या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी को अगर चेंज करोगे तो उस पर्टिकुलर मशीन के कुछ पैरामीटर जिनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, उसी इफेक्ट को ही अपने को देखना है कि अगर मैं स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम या ज़्यादा करता हूँ तो मेरे फैक्टर्स पे कैसे चेंजेस आएंगे, या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अगर मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो मेरे फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की अपन बात करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि आयरन लॉस के बारे में बात करते हैं कि आयरन लॉस पे आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का क्या इफेक्ट होता है। देखो अपन लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं और इस साल भी आई थिंक आप 306 में पढ़ाई होगा अपने कि जो आयरन लॉस होते हैं आपके, भाई दो टाइप के लॉसेज होते हैं आपके, एक आयरन लॉस होता है एक कॉपर लॉस होता है कोई भी मशीन के अंदर। और अगर आपकी रोटेटिंग मशीन है तो रोटेशन लॉस भी हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर में रोटेशन लॉस कुछ होते नहीं है क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है। तो आयरन लॉस के आपके दो पार्ट होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है, एक आपका हिस्टैरिसीस लॉसेज होता है। अगर आपको फॉर्मूला अगर ध्यान है तो आयरन लॉस के अंदर जो एडी करंट लॉसेज हैं और हिस्टैरिसीस लॉसेज हैं दोनों के दोनों आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर के फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप एडी करंट लॉसेज की बात करो यानी डब्ल्यू ऑफ आई की या पी ऑफ आई जो भी आप नोमेनक्लेचर देते हो दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब एडी करंट की बात है डब्ल्यू ई, और अगर हिस्टैरिसीस लॉसेज की बात कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई थिंक एक वन एफ इज टू रेस टू द पावर 1.6 होता है, तो एक की जो पावर होती है दैट इज ओनली सिंगल। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्टैरिसीस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज दोनों के दोनों आपके क्या करते हैं, ये आई थिंक जो एडी करंट लॉसेज होते हैं ये आपका स्क्वायर पे डिपेंड करता है और ये 1.6 पे करता है हिस्टैरिसीस लॉसेज। हाँ मेरे को याद आ रहा है अभी, ये एफ स्क्वायर के और ये एफ टू द पावर 1.6। तो हिस्टैरिसीस लॉसेज भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, एडी करंट लॉसेज भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आयरन लॉस है वो भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंस के साथ साथ ये आपके जो फ्लक्स डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करते हैं। ये आपका बी स्क्वायर होता है और ये आपका बी होता है यहाँ पे, यानी हिस्टैरिसीस लॉसेज है वो भी आपकी फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और जो आपके एडी करंट लॉसेज हैं वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आयरन लॉस कंप्लीटली आपके फ्रीक्वेंसी आपके जो फ्लक्स डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर आयरन लॉस डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी या एवरेज फ्लक्स डेंसिटी को अगर बढ़ाते हो तो आपका जो आयरन लॉस है दैट विल इंक्रीज। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का आयरन लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ा कि अगर आप बी एवरेज को बढ़ाओगे तो आयरन लॉस आपके बढ़ेंगे। तो अगर आपको आयरन लॉस रिड्यूस करना है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द आयरन लॉस यू हैव टू रिड्यूस द बी एवरेज, यानी जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को आप ऐसे नहीं है कि मन मर्जी के हिसाब से आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बी एवरेज अगर आप कम करोगे तो जो आयरन लॉस है वो आपका क्या होना चाहिए, आयरन लॉस कम हो जाएगा अगर बी एवरेज को आप रिड्यूस कर दोगे, बी एवरेज कम कर दोगे। तो ये तो इफेक्ट हुआ आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का कम या ज़्यादा करने पर, किस पे, आयरन लॉस पे। दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी। देखो इसी को अपन को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आयरन लॉस अगर आप बढ़ा रहे हो, मतलब एवरेज बी एवरेज अगर आप बढ़ा रहे हो तो आयरन लॉस आपके इंक्रीज होंगे। और आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉस होती है। लॉस अगर किसी भी मशीन के अंदर ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है। और अगर लॉस कम है तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो बी एवरेज बढ़ाने पे आपके आयरन लॉस बढ़ रहे हैं, आयरन लॉस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल जो लॉसेज हैं, मतलब मशीन के अंदर होने वाले ओवरऑल जो लॉस हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और ओवरऑल अगर लॉस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा है, आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एवरेज। क्योंकि बी एवरेज यानी स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी को अगर बढ़ाओगे तो आयरन लॉस बढ़ेगा, और आयरन लॉस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी। या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर बी एवरेज को कम करोगे तो आयरन लॉस आपके कम होंगे, और अगर आयरन लॉस कम होते हैं तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी पे आपका स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, कि अगर आप स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी को कम करते हो तो योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ओके। तो अपने पहला आयरन लॉस पढ़ा है, दूसरा एफिशिएंसी बाद में बारे में बात की। उसके बाद में थर्ड है आपका पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर पे आपका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम के अंदर ये पूछेगा कि अगर किसी भी इंडक्शन मशीन है उसके इसको अगर डिजाइन करना है तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक जो लोडिंग है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है उसकी आप चॉइस कैसे करोगे, इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे समझाना पड़ेगा कि आयरन लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, और पावर फैक्टर पे जो अपन अभी बात कर रहे हैं। तो अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था जब अपन एयर गैप की बात कर रहे थे, तो अगर मशीन में आपने लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ाया है, लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ाया है तो इसके अंदर आपका जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मैंने कल फिर फाइनली बताया था कि मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ रहा है, मैंने फेजर डायग्राम बना के बताया था, तो जो पावर फैक्टर है वो आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो और मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों बढ़ती है अपनी, क्योंकि फ्लक्स है एयर गैप के अंदर अपना क्या होता है, बढ़ता है। फ्लक्स अपना एयर गैप के अंदर बढ़ता है, और फ्लक्स बढ़ने का सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मेरा एरिया अगर कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया तो एक फिजिकल पैरामीटर है नहीं, स्टेटर का डायमीटर या स्टेटर का जो लेंथ है वो तो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ए आपका कांस्टेंट है तो अगर आप फाई बढ़ा रहे हो या फाई आपका बढ़ता है तो आपका जो बी है मतलब फ्लक्स डेंसिटी है वो भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मतलब वो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी की ही बात कर रहा है। ठीक है। तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटाइजिंग करंट भी बढ़ रही है, और फ्लक्स बढ़ने से आपका जो बी है यानी बी एवरेज है यानी मैग्नेटिक एवरेज फ्लक्स डेंसिटी वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। और एवरेज फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो कल मैंने बताया था कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने से आपका पावर फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पावर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एवरेज। क्योंकि देखो जब आपने फ्लक्स अगर बढ़ा तो आपका क्या हुआ, बी एवरेज बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने पे बी एवरेज बढ़ा, और बी एवरेज बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट है वो बढ़ रही है, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका पावर फैक्टर पुअर हो रहा है, जो कि कल मैंने फेजर डायग्राम से आपको बताया था। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जो पावर फैक्टर पे आपका इफेक्ट क्या होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बी एवरेज अगर बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर विल रिड्यूस, और अगर बी एवरेज कम करोगे तो पावर फैक्टर विल इम्प्रूव। तो ये तीन आपके इफेक्ट होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपकी ओवरऑल ओवरलोड कैपेसिटी, जो कल भी अपन ने बात की थी, ओवरलोड कैपेसिटी के बारे में कल भी अपन ने बात की थी। तो कल मैंने बताया था कि लीकेज रिएक्टेंस अगर जितन स्मॉल होगा
कल मैंने अपने बात की थी कि जिगजैग फ्लक्स की वजह से आपका जो लीकेज रिएक्टेंस में वेरिएशन होता है, अगर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो आपकी ओवरलोड कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। ये अपने ऑलरेडी कल अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अपने को ये देखना है, अब रिलेशन ये देखना है कि लीकेज रिएक्टेंस का, क्योंकि ये तो पता है कि ओवरलोड कैपेसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीकेज रिएक्टेंस से। अब लीकेज रिएक्टेंस का आपका जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब बी एवरेज या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, उससे क्या रिलेशन होता है। देखो, बी एवरेज अगर बढ़ता है तो फ्लक्स आपका बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो देखो एक चीज़ है कि मैंने दो चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो वहाँ पे क्या होता है आपका एमएमएफ या ईएमएफ या एमएमएफ, मतलब ईएमएफ आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एमएमएफ आपका मैग्नेटिक सर्किट में। ये करंट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे होता है आपका फ्लक्स फाई। अपन इसी की दो की बात करते हैं, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को छोड़ते हैं। तो देखो एमएमएफ क्या होता है आपका एम्पियर इंटू टन्स। जैसे वो ईएमएफ की जो यूनिट होती है वोल्टेज होती है, तो उसी तरीके से जो एमएमएफ है उसकी जो यूनिट होती है, जो डायमेंशन होता है, दैट इज एम्पियर इंटू टन्स, एम्पियर इंटू टन्स। तो देखो फ्लक्स आपका बढ़ रहा है, फ्लक्स अगर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस फ्लक्स की वजह से आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी आपकी मतलब कम हो रही है। मैग्नेटाइजिंग आपकी करंट क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट सॉरी बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी बढ़ रही है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो एम्पियर टर्न्स है ये बेसिकली है कि मेरी मैग्नेटाइजिंग करंट इंटू इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज करो मैं एन मान लेता हूँ। तो अगर मान लो कि मैग्नेटाइजिंग करंट अगर आपकी ऐप बढ़ाने से बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स को सर्कुलेट करवाने के लिए, फ्लक्स को फ्लो करवाने के लिए किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जो एमएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी उसमें अगर आई एम अगर बढ़ जाता है तो मेरे को एन में कम कर सकता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि 3 × 2 कर दिया मैंने, 3 × 2 कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, सपोज करो 6। यानी जो फ्लक्स है उसको सर्कुलेट करवाने के लिए आपको ये कांस्टेंट है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा आई एम है और ये मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर मान लो कि इसको मेरे को कांस्टेंट करना है, अगर इसकी वैल्यू अगर मेरी बढ़ती है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसकी वैल्यू कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसको कर सकता हूँ मैं 2 इंटू इसको कर सकता हूँ मैं 3। यानी इस क्वांटिटी है उसको तो मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इस क्वांटिटी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट। तो अगर एक चीज़ को अगर बढ़ा रहे हो या एक चीज़ आपकी बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो आई एम इंटू एन के अंदर अगर बी एवरेज अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दैट इज इंक्रीजिंग। और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ रही है तो जो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, उनको आप कम कर सकते हो, उनको आप कम कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे तो जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी इंटू मतलब एक्स ओमेगा इंटू एल, या ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो देखो एल होता है कि जैसे मान लो अगर एक मीटर की, अगर मान लो मेरे पास 2 ही टन है और 1 टन की जो लेंथ है मैं उसको अगर स्ट्रेट करके मेजर करूँ तो सपोज को मेरी 1 मीटर लेंथ है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 टन की कितनी होगी, 2 मीटर होगी। एक तो 2 मीटर का इंडक्टेंस होगा एल, और एक मान लो कि मेरे नंबर ऑफ टन्स अगर 5 है सपोज करो, और एक की अगर 5 मीटर है, मतलब एक की 1 मीटर, तो टोटल कितनी होगी 5 मीटर। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर 5 मीटर का इंडक्टेंस की बात करें और 2 मीटर के इंडक्टेंस की बात हो तो ऑब्वियसली जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस आपका इन्वर्सली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी वायर की उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। उसी तरीके से इंडक्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका रिलक्टेंस होगा, सॉरी इंडक्टेंस होगा तो आपका इंडक्टेंस होगा तो आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी उतना ही होगा। और अगर रिएक्टेंस आपका अगर बढ़ गया है, रिएक्टेंस अगर बढ़ गया है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो गए हैं तो आपका जो ओवरऑल लीकेज रिएक्टेंस है दैट विल डिक्रीज। और अगर एक्सेल आपका डिक्रीज हो गया है तो जो ओवरलोड कैपेसिटी है दैट विल इंक्रीज। तो ओवरलोड कैपेसिटी को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा मतलब टिपिकल तो नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ओवरलोड कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीकेज रिएक्टेंस के,
और बी एवरेज अगर आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स आपका बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ेगी तो उस फ्लक्स को फ्लो करवाने के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट विल रिड्यूस, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर रिड्यूस होते हैं तो एक्सेल आपका रिड्यूस होगा, एक्सेल अगर रिड्यूस है तो जो ओवरऑल कैपेसिटी है दैट विल डिक्रीज। ओके, फिर उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलता है इन 2-3 पॉइंट्स से कि पहला आयरन लॉस, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा पावर फैक्टर, और फिर ओवरलोड कैपेसिटी, और फाइनली फिर 50 हर्ट्ज की मशीन के लिए आपका जो भाई कुछ में बी एवरेज बढ़ाने पे एडवांटेज हो रहे हैं, कुछ में डिसएडवांटेज हो रहे हैं, तो अपन एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। तो वो वैल्यू होती है कि आपका जो बी एवरेज है दैट शुड लिमिट बिटवीन 0.3 to 0.6, मतलब न तो आप इससे कम जाओगे न इससे आप ज़्यादा जाओगे, क्योंकि अगर आप इससे कम गए तो कुछ पैरामीटर्स है जिनमें डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इससे ऊपर जाओगे तो भी डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपकी रेंज होती है 0.3 to 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब या स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई आपकी चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की। अब अपन बात करते हैं चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की या इलेक्ट्रिकल लोडिंग की। ठीक है, तो देखो अपन एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि योर AC that is specific electrical density that is equal to I phase into Z number of conductor upon pi d। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि d डायमीटर एक फिजिकल पैरामीटर दैट इज कांस्टेंट, अगर आपने कोई मशीन डिजाइन कर दी है तो कांस्टेंट रहेगा। Z दैट इज आल्सो द नंबर ऑफ कंडक्टर, इट इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर द मशीन। पाई कांस्टेंट है 3.14, इसका मतलब बोल सकता हूँ कि AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फेज, यानी अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को आप इंक्रीज कर रहे हो। तो कॉपर लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आई अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरी AC बढ़ रही है, या मैं बोल सकता हूँ कि AC बढ़ने से मेरी करंट बढ़ रही है, ये भी तो बात है। और कॉपर लॉसेज क्या होते हैं आपके I²R, कॉपर लॉसेज I²R, तो मेरी कोई भी कॉपर वाइंडिंग है या कोई भी रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस, कॉपर वाइंडिंग उसका रेजिस्टेंस अगर R है, उसके अंदर करंट अगर I फ्लो हो रही है, तो जो I²R लॉसेज होंगे दैट विल कॉल्ड एज द कॉपर लॉसेज। तो अगर AC बढ़ रहा है तो I²R है यानी कॉपर लॉस है दैट विल इंक्रीज, और कॉपर लॉस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग अगर आप बढ़ा रहे हो तो कॉपर लॉसेज आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो पहले तो अपन ने कॉपर लॉस पे बात की, क्योंकि कॉपर लॉस की, आयरन लॉस की अपन बात क्यों नहीं की, क्योंकि आयरन लॉस एक मैग्नेटिक पैरामीटर, मतलब वो मैग्नेटिक डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ पे अपन ने आयरन लॉस की बात की है। यहाँ पे अपन कॉपर लॉस की बात इसलिए करें क्योंकि कॉपर लॉस से रिलेटेड है करंट से, तो करंट आपकी बढ़ी है तो I²R लॉसेज बढ़े तो कॉपर लॉसेज आपके बढ़ जाएंगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरा अपन इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर राइज के ऊपर। अब आपको ऑब्वियसली पता है कि लॉसेज अगर बढ़ेंगे, लॉसेज अगर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर राइज भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर राइज, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका एक मान लो कि आपने एक तो 1000 वाट की इंडक्शन रोड ली है, इंडक्शन रोड मतलब जो आप नॉर्मली इमर्जन रोड, सॉरी इंडक्शन रोड नहीं, इमर्जन रोड जो आप घर में जिसको आप रोड बोलते हो पानी गर्म करने के लिए विंटर में, एक आपने 2000 वाट की अगर इमर्जन रोड ली है तो इसके अंदर भी I² लॉसेज होंगे, इसके अंदर भी I²R लॉसेज होंगे, I²R लॉसेज इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी I²R लॉसेज होंगे। तो वो सिंपली कॉपर लॉस क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो कि मैंने एक बकेट ली है, उस बकेट में एक बार मैंने 1000 वाट की, एक बकेट उसके अंदर 1000 वाट वाली इंडक्शन मोटर इमर्जन रोड डाली है, और दूसरी में मैंने 2000 वाली डाली है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो पानी होगा जिसमें 2000 वाली अपन ने इमर्जन रोड डाली है, वो अगर 2 मिनट में गर्म होता है तो ये आपका 5 मिनट या 4 मिनट लेगा, मतलब डबल लगेगा, या इसमें 10 मिनट लगते हैं तो इसमें 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये पावर इसकी डबल है। पावर डबल होने का मतलब क्या है कि इसके जो I²R लॉसेज है वो भी ज़्यादा होंगे, और I²R लॉसेज का मतलब क्या है कि उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी ज़्यादा होगी, और आपको पता है कि अगर हीट कहीं ज़्यादा होती है वहाँ पर टेम्परेचर भी आपका बढ़ता है। तो मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूँ कि अगर कॉपर लॉसेज अगर बढ़ेंगे तो आपका जो टेम्परेचर राइज है या हीट लॉस है वो आपकी इंक्रीज होगी, हीट लॉस अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर राइज विल इंक्रीज, ये आप बोल सकते हो। और एक चीज़ और बोल सकते हो कि अगर लॉसेज आपके बढ़ेंगे, अगर लॉसेज आपके बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी विल डिक्रीज, जो कि अपन ने पहले भी बात की कि आयरन लॉस अगर बढ़े हैं तो एफिशिएंसी कम होगी, इसी तरह से अगर कॉपर लॉस बढ़ेंगे तो भी आपकी एफिशिएंसी कम होगी, और अगर टेम्परेचर राइज बढ़ेगा तो जो मशीन की लाइफ है वो भी आपकी कम होगी, तो मशीन की लाइफ भी ओवरऑल आपकी कम होगी अगर आप
स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को बढ़ाते हो। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को कम करोगे तो आपकी कॉपर लॉस भी कम होंगे, टेम्परेचर राइज भी कम होगा और एफिशिएंसी भी आपकी इंप्रूव होगी और मशीन की जो ओवरऑल लाइफ है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट आता है टेम्परेचर राइज पे और कॉपर लॉसेज पे। उसके अपन बात करते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आता है? आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट आपकी बढ़ेगी, या इसका रिवर्स देखें अपन कि करंट अगर बढ़ाओगे तो वोल्टेज आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट बढ़ाने का मतलब क्या है? आप एसी को बढ़ा रहे हो, अभी मैंने बताया था, और अगर एसी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? आपका वोल्टेज बढ़ रहा है। वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि करंट बढ़ रही है, और करंट बढ़ रही है तो आपका एसी बढ़ रहा है। तो अगर वोल्टेज अगर आपका बढ़ेगा तो देखो, जैसे अपन घर में अलग अलग वायर यूज करते हैं, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर आप सिंगल फेज वायर यूज कर रहे हो तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपका, ऑलमोस्ट 230 या 220। वही अगर आप 3 फेज की बात करो तो वहाँ पे 440 वोल्ट होगा। तो 440 वोल्ट के जो वायर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होगा वो मोटा होगा, और सिंगल फेज के वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन कम होगा। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो लेवल है ना, कोई भी चीज़ का जो वोल्टेज है भाई, वो उस पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, वो आपका फैक्टर डिसाइडिंग होता है कि कोई किसी भी जो वायर है उसके ऊपर इंसुलेशन की जो विड्थ है या जो मोटाई है वो कितनी होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर वोल्टेज अगर बढ़ता है तो जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है या जो इंसुलेशन की विड्थ है वो भी आपकी क्या होती है, वोल्टेज बढ़ने पर जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है या इंसुलेशन की जो विड्थ है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर इंसुलेशन की विड्थ बढ़ेगी तो इसका मतलब जो इंसुलेशन जो कॉस्ट है, भाई एक तो आप सिंगल फेज का वायर है उसका इंसुलेशन के लिए लेके आ रहे हो, एक आप 3 फेज का है, तो ऑब्वियसली है कि सिंगल फेज के जो वायर है उसकी आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और 3 फेज की कॉस्ट ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसमें इंसुलेशन की जो मोटाई है वो भी बढ़ गई है। तो ये इंसुलेशन कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, और इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ी है तो ओवरऑल साइज भी बढ़ी है। ओवरऑल साइज क्यों बढ़ी है? क्योंकि अगर सिंगल फेज का वायर अगर इतना मोटा है, अगर सिंगल फेज का वायर अगर इतना मोटा है तो 3 फेज का वायर है वो इतना मोटा होगा, मतलब उससे ज़्यादा मोटा होगा। तो अगर उससे ज़्यादा मोटा होगा तो जो मशीन की जो ओवरऑल साइज है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए देखो, आप जैसे अपने मशीन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आपने अभी ब्लॉक रोटर टेस्ट या और नो लोड टेस्ट किया होगा। वो देखो, एक तो मशीन कितनी बड़ी है, एक उसी के पास में सिंगल फेज मोटर भी रखी हुई है जिसके अंदर आप रिवर्सिंग का एप्लीकेशन करते हो उसके अंदर, कि एक बार स्पीड को आपने पॉजिटिव किया, एक को नेगेटिव किया बाई चेंजिंग द रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शंस। तो उन दोनों में अगर आपको थोड़ा विजुअल अगर ध्यान है तो दोनों की मशीन की साइज में अंतर है। सिंगल फेज की जो मोटर वो छोटी होती है, घरों में अपन यूज करते हैं जो मोटर जो वाटर वाली यूज करते हैं वो कितनी छोटी सी होती है, लेकिन वही 3 फेज की जो मोटर होती है बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ओवरऑल साइज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो वायर्स हैं उनकी मोटाई भी आपकी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वोल्टेज पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि करंट जब बढ़ाओगे, करंट जब इंक्रीज करोगे तो उससे करंट से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज से आपका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, और ओवरऑल साइज ऑफ द मशीन विल इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज योर ओवरलोड कैपेसिटी। ओवरलोड कैपेसिटी अभी बात की है अपन ने, ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज, और ओवरलोड कैपेसिटी वही सेम चीज़ है कि ओवरलोड कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल। अगर आप एसी बढ़ाओगे तो करंट आपकी बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो देखो एमएमएफ है वो है आई इंटू एन। तो यहाँ पे अपन ओवरऑल एमएमएफ बढ़ा रहे हैं कि तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे। यहाँ पे वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे थे क्योंकि जो आपका एमएमएफ वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो करंट बढ़ रही है तो वो आपकी एमएमएफ को इंक्रीज कर रही है, और एमएमएफ को इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन है उसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली एमएमएफ की वैल्यू बढ़ रही है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो अभी मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो एक्सएल है उसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी, और एक्सएल अगर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो आपका जो ओवर लोड कैपेसिटी है दैट विल डिक्रीज। तो इस तरीके से ये भी 4 पैरामीटर थे कि कौन कौन से आपके स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग में इफेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस पे क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर राइज पे क्या होता है, वोल्टेज पे क्या होता है, और ओवरलोड कैपेसिटी पे क्या होता है। तो इसके अंदर भी अपन ने ये देखा है कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग को अगर आप बढ़ाते हो तो उनमें पॉजिटिव इफेक्ट आता है या उनमें एडवांटेज होता है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है उसको भी आपको एक सर्टेन वैल्यू पे फिक्स करना पड़ेगा,
और वो सर्टेन वैल्यू ये होती है कि आपकी जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है कि 50 हर्ट्ज मशीन के लिए, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मशीन के लिए ये वैल्यू है वो 5000 से 45,000 के बीच में आपकी एम्पियर टन्स पर मीटर होनी चाहिए, न इससे कम होनी चाहिए न इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से आज के जो क्लास है उसके अंदर अपने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग की चॉइस के बारे में बताया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो कि अगर कोई मशीन आपको डिज़ाइन करनी है तो उसमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग को आप चॉइस कैसे आप चूज करोगे। तो वो चॉइस आपको इस तरीके से 4-5 पॉइंट है, सिंपल है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा क्या है कि इसको मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि भाई जैसे मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आप एग्जाम में इसको भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर आप लैंग्वेज भी थोड़ी लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।